Hi everyone. So today we are going to start electrostatics, that is the first chapter of class 12 physics. This chapter is not only important for 12th boards but it is equally important for JEE and NEET also. I am Akansha. This year I scored 150 marks in NEET physics. तो इस सीरीज़ में मैं आपको पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कराने वाली हूँ मेरे अपने खुद के नोट से। तो अगर आप एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं तो भी अगर आप इस सीरीज़ को पूरा फॉलो करते हैं तो आई एश्योर दैट यू विल गोइंग टू स्कोर योर बेस्ट एज़ पर योर लिमिट्स इन योर नीट एग्ज़ाम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक्स है कूलम्स लॉ। तो जैसा कि हम सबको लगता है कि कूलम्स लॉ तो सभी को पता है, पर आप यहीं पे गलती कर देते हैं। कूलम्स लॉ में बहुत किसी को 95% को तो यही नहीं पता है कि के यहाँ पे क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जैसे कि हम पहले न्यूटोनियन फिज़िक्स में पढ़े थे लॉज ऑफ मोशन में, तो वहाँ पे किसी भी दो ऑब्जेक्ट जैसे भी दो बॉडीज़ है तो वो बॉडी के मास बहुत ही मैसिव हो सकते हैं। उन दोनों के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हम एनएलएम में पढ़ के आए हैं, जैसे कि अर्थ एंड मैन, अर्थ एंड सन, लाइक दैट। बट इन कूलम्स लॉ वी विल गोइंग टू स्टडी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्मॉल पॉइंट्स। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक क्यूबन चार्ज है तो इसका पूरा चार्ज इस एक स्मॉल पॉइंट, इस स्मॉल एक छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक Q2 है चार्ज तो ये पूरा चार्ज एक स्मॉल पॉइंट, स्मॉल डॉट इस पे कंसंट्रेटेड है। तो इन दो स्मॉल पॉइंट के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा, इन सब को एक्सप्लेन करता है हमारा कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का चार्जेस है और R यहाँ पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। अब यहाँ पे K क्या होता है? K होता है 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। नहीं, आप में से 95% स्टूडेंट बोलेंगे K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, पर यहाँ पे एप्साइलन नॉट नहीं होता है, यहाँ पे एप्साइलन M होता है। एप्साइलन डिनोट्स परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ में फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन M Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्साइलन M क्या होता है? एप्साइलन M होता है K इंटू एप्साइलन नॉट। मतलब किसी भी मीडियम का परमिटिविटी, मतलब वो मीडियम कितना परमिट करेगा फोर्सेस को, वो होता है K इंटू एप्साइलन नॉट, जहाँ पे K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एप्साइलन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम वेयर देयर इज़ नो चार्जेस एंड नो मास एक्सेट्रा। अब एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर हमें किसी भी मीडियम में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन निकालना है तो वो 1/k टाइम्स फोर्स इनटू एयर होगा। अब मतलब अगर किसी दो चार्जेस के बीच में एयर में अगर वो रखे हुए हैं तो अगर उनके बीच में फोर्सेस F एयर लग रहा है, तो अगर उनको किसी मीडियम में रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फोर्स 1K टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि बोला जाता है जब भी थंडर स्टॉर्म होता है तो हम सबको अपने गाड़ी में रहने चाहिए, वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसा क्या होता है गाड़ी में, कार में या फिर किसी भी व्हीकल में कि आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेंगे? इसका रीज़न ये है कि जो भी कार्स या गाड़ी होती है वो बेसिकली मेटल की होती है। अब जो मेटल है उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो आप यहाँ पे खुद देखिए, अगर यहाँ पे के इन्फिनिटी हो गया तो 1/इन्फिनिटी ज़ीरो, तो आपको वहाँ पे कोई भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा। इसका मतलब आप वहाँ पे सेफ रहेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि एकदम बेसिक इस वाले फार्मूले पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, सॉरी 3 माइक्रोकूलम है ये, एंड Q2 इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन।
If a charge of -5 coulomb is added to each of them, then force between them will become। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। तो आप यहाँ पे मैं आपको एकदम बेसिक से बता रही हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप जस्ट एक 10th 11th पास स्टूडेंट हैं और आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों चार्जेस के वैल्यूज़ दिए हुए हैं और फोर्स भी दिया हुआ है। तो फोर्स इज इक्वल टू 40 न्यूटन के Q1 कितना है 3 और Q2 है 8 माइक्रोकूलम। हमें यहाँ पे दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम सिंपली इसको आर स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ से क्या हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसको हम सेकेंड इक्वेशन में यूज़ करेंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 3 इंटू 8/40। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब कह रहा है क्वेश्चन, इफ़ अ चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज़ एडेड टू ईच ऑफ देम। अब आप खुद सोचिए, हमारा दो चार्जेस 3 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम है। अगर हम -5 माइक्रोकूलम दोनों में ही ऐड कर दें, तो हमारा फर्स्ट वाला चार्जेस कितना हो जाएगा, न्यू Q1 कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोकूलम वो पहले से था और -5 माइक्रोकूलम हम उसमें ऐड किए, तो ये नेट -2 माइक्रोकूलम आ जाएगा। सिमिलरली न्यू Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलरेडी वो 8 माइक्रोकूलम था और हमने उसमें -5 माइक्रोकूलम एडिशनली ऐड कर दिया, तो न्यू चार्ज Q2 का वैल्यू आ गया 3 माइक्रोकूलम। तो अब न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमसे पूछा जा रहा है, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बिकम। नाउ उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, तो न्यू फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ से Q1 Q2 का वैल्यू पता है, -2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, और R का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है इक्वेशन 1 से, K इंटू 3 इंटू 8/40। तो यहाँ से K चला गया, 8 5 जा 40, 3 से 3 गया, ये आ गया -10। अब ये -10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्सेस में कभी भी प्लस या माइनस कुछ भी नहीं होता है, वो फोर्स का हम नेट वैल्यू निकालेंगे। तो ये फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो वो आ जाएगा 10 न्यूटन। ये हमारा आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको वो सारे छोटे से छोटे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, बताऊँगी, जिसमें से आपसे नीट में अगर मान लीजिए कि कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप गलत ना करें, और अगर इससे कोई न्यूमेरिकल बना दिया जाए तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर लें। तो ये पॉइंट है, इफ़ अ चार्ज Q is divided into two charges Q1 and Q2 such that forces between them is maximum, then Q1 is equal to Q2। ये कहना चाह रहा है, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q, अगर हमें इसे दो चार्जेस में अगर हमने इसे दो चार्जेस लेट से Q1 एंड Q2 में डिवाइड कर दिया, अब बोला जा रहा है कि ये Q1 और Q2 के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। तो Q1 एंड Q2, तो उस कंडीशन में अगर Q1 एंड Q2 के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो Q1 और Q2 बराबर होगा। इस बात को आपको एज अ फैक्ट याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ एक स्पेशल केस। वैसे ये कोई केस नहीं है, पर मैंने इसे ऐसे ही पढ़ा था, जिससे आप बड़े बड़े क्वेश्चन इवन जेई मेंस के ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए दो फोर्सेस है, जिसे मैं अभी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। मान लीजिए ये एक फोर्स F1 है और ये एक फोर्स F2 इस डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। मैंने क्या कहा, दो फोर्सेस हैं F1 और F2, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो आपको इन दोनों का नेट निकालना है। तो नेचुरल सी बात है, अगर दोनों फोर्सेस इधर है
तो इनका नेट कहीं इधर से पास होगा, एफ नेट। तो हमें बताना है इस एफ नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसका एक ट्रिक है, एफ नेट इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2। थीटा हमें पता है, f1 f2 हमें पता है, और यहाँ पे f1 f2 अगर इक्वल है तो f नेट का वैल्यू हो जाए, f नेट का आएगा रिजल्टेंट 2f cos थीटा बाई 2। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए दो फोर्सेस F और F यहाँ पे 60 डिग्री पे है, तो यहाँ पे इन दोनों का नेट क्या होगा, रिजल्टेंट तो यहाँ से पास होगा, F नेट होगा 2F cos 60/2, क्योंकि यहाँ पे थीटा 60 है, 60/2 मीन्स 30, दैट इज़ 2F cos 30 इज़ 1/√2, दैट इज़ √2F, सॉरी 2F cos 30 इज़ √3/2, एक्सट्रीमली सॉरी। तो रिजल्टेंट आ जाएगा √3F। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मान लीजिए दो फोर्सेस हैं F और F और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट आ जाएगा F नेट इज़ इक्वल टू 2F cos थीटा बाई 2। थीटा यहाँ पे क्या है 90, तो cos 90/2 cos 45, 2F cos 45 का वैल्यू 1/√2, दैट इज़ √2F। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारा दो फोर्सेस है, एक F और एक F, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट आ जाएगा F नेट इज़ इक्वल टू 2F cos 120/2, दैट इज़ 2F cos 60 डिग्री, दैट इज़ 2F cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो F। आप इसको एज अ फैक्ट याद रख सकते हैं, जैसे कि आप जितना भी फैक्ट याद रखेंगे आप नीट में उतना ही क्वेश्चन स्पीडली कर पाएंगे। आपको मेन वहाँ पे क्वेश्चन इजी आएंगे, बस आपको स्पीड अपना एक्यूरेट रखना है। और अभी जैसा कट ऑफ जा रहा है तो आपको 150 160 तो मिनिमम एटलीस्ट स्कोर करना ही पड़ेगा नीट में, फिज़िक्स में। तो इसलिए मैं आपको बेसिक पॉइंट बता रही हूँ, आप इसको कोशिश करें याद रखने का, जिससे आप क्वेश्चन स्पीडली कर पाएंगे। जैसे कि आप देखिए, अगर दो फोर्सेस F और F है, दोनों के बीच में एंगल 120 है, तो आप सिंपली याद रखिए रिजल्टेंट भी F आता है। अगर 90 डिग्री है तो √2F आता है, 60 डिग्री है तो √3F आता है। इतना तो आपको याद रहना ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि एम्स 2003 का क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स A इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू BC। यहाँ पे हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके तीनों वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज Q Q Q रखा हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि जो चार्ज वर्टेक्स A पे रखा हुआ है, दैट इज़ ये वाला चार्ज, इस पे फोर्स एक्सपीरियंस बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस एट द वर्टेक्स A इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू BC। मतलब इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू BC। तो देखिए हम देखते हैं इस वाले चार्ज पे कौन सा दो फोर्स लग रहा होगा, ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा और ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। ये माइनस है, ये माइनस क्यों है, तो अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेट सपोज द फोर्स इज F। सिमिलरली ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, अब दोनों पॉजिटिव है, तो इस A वाले चार्ज को, दोनों पॉजिटिव है, तो ये C वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। और ये दोनों भी F था, ये दोनों भी ये दोनों भी Q था, तो चार्ज फोर्स F है। अब ये दोनों भी Q है तो फोर्स F है। अब अगर आप देखें, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एंगल ये 60 डिग्री होगा। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये क्या होगा 120 डिग्री होगा। अब ये दोनों F है,
तो ये दोनों एफ़ का रिजल्टेंट किसी इस डायरेक्शन में होगा, एफ़ नेट। तो अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, एफ़ नेट इज़ इक्वल टू 2f कॉस थीटा बाई 2, इस फॉर्मूला को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हेयर हमारे पास थीटा क्या है, 120 डिग्री। Therefore, f net is equal to 2f cos 120 by 2 is equal to 2f cos 60। 2f cos 60 का वैल्यू हाफ, ये फोर्स f आ गया। अब हमने यहाँ पे f तो लिख दिया, ये दोनों चार्ज q है, तो ये f का वैल्यू क्या होगा, f का मैग्नीट्यूड होगा k q q, यहाँ ये भी q है, ये भी q है, तो k q q बाई आर ए स्क्वायर, इसका साइड ए है, तो f इज़ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये आ गया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हमसे पूछा था इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू बी सी, बी सी ये है, ये बी है, ये सी है, और पूरा फोर्स इधर लग रहा है। तो इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू बी सी के नॉर्मल बी सी ये है और फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या बी सी के नॉर्मल कोई भी फोर्स लगा? नहीं, तो आंसर आ जाएगा 0। सर, फोर्स इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू बी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को एज ए थियोरेटिकल बना दिया, पर एम्स में ये एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था, तो उसमें एक ऑप्शन 0 था, तो आपको 0 में टिक करना था। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि जेईई मेंस 2013 में था। ये क्वेश्चन बहुत बड़े से लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसे मैं आपको बस एक सिंपल से डायग्राम में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बता दे रही हूँ इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था एक स्क्वायर है जिसका सारा साइड एल के बराबर है, और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे एक चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू क्यू रखा हुआ था। अब क्वेश्चन हमसे बोला गया था फाइंड नेट चार्ज ऑन क्यू एट ए। क्वेश्चन था फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज क्यू कैप एट पॉइंट ए। मतलब इस ए पॉइंट पे जो कैपिटल चार्ज क्यू रखा हुआ, इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा। तो इस ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे ये ऐसा ट्रायंगल वाले शेप में आए या रेक्टेंगल वाले शेप में आए, आगे चल के मैं आपको हेक्सागन वाले क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, तो उसमें पहले आपको एक इंडिविजुअल जिस पे भी नेट फोर्स निकालना हो आप उसे पकड़िए, और उसके साथ सारे चार्जेस का पेयर बनाइए। जैसे ए वाले चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालना है। अब ए वाले चार्ज को पहले देखिए कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगाएंगे। ए वाले चार्ज को बी भी कुछ फोर्स लगाएगा, सी भी कुछ फोर्स लगाएगा, और डी भी कुछ फोर्स लगाएगा। सबका अपना अपना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और अपना कुछ डायरेक्शन होगा। अब वो पहले आप इंडिविजुअली सबका कंपोनेंट सबका अपना इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कीजिए, और लास्ट में हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो जो चार्ज बी पे रखा हुआ है वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो वो इसे रिपेल करेगा। मान लीजिए इस फोर्स का वैल्यू हम F मान लेते हैं। अब जो D वाला है वो भी इसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। अब अगर ये वाला फोर्स F है तो ये वाला फोर्स भी तो F होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे भी Q1 Q और डायरेक्शन डिस्टेंस L, यहाँ पे भी Q और डिस्टेंस L। तो अगर हम इसे F मान रहे हैं तो इसे भी हम F मान लेंगे। इतना कॉमन सेंस तो आप में होना चाहिए। अब ये सी वाला चार्ज भी इसे रिपेल करेगा। ये डायरेक्शन इधर भी हो सकता था अगर ये नेगेटिव होता या ये नेगेटिव होता, पर क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है ये F नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं भले ही ये Q है, पर यहाँ पे ये डिस्टेंस बदल गया, ये डिस्टेंस हो गया √2L। इतना तो आपको पता होगा ना, अगर कोई स्क्वायर है जिसका साइड L है
चारों साइड एल है तो उसका डायगोनल √2l होता है, इतना आपको याद होना चाहिए। तो ये एफ़ को हम मान लेते हैं एफ़ डैश। अब देखिए हमने तीनों का अपना अपना कंपोनेंट निकाल लिया है, अब हमें इसका नेट निकालना है। एक एफ़ इधर है, एक एफ़ इधर है, एक एफ़ इधर है। एक काम करते हैं, पहले हम सबका अपना मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर हम इसको हम समराइज़ करेंगे। एफ़ का वैल्यू हो जाएगा, एफ़ क्या है, जो ए पे बी ने लगाया और जो ए पे डी ने लगाया, तो एफ़ का वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है, एल, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और एफ डैश का वैल्यू क्या होगा, के क्यू बाई एल स्क्वायर। एल यहाँ पे क्या है, √2l, के क्यू स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए, अब ये एक एफ़ इधर है, एक एफ़ इधर है और एक इधर है। तो पहले आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये तीनों को। तो इससे मैं यहाँ बना लेती हूँ ये एफ़ और ये एफ़ डैश। तो ये एफ़ है, ये एफ़ है, दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो कंपोनेंट ऑफ, अभी मैं आपको एक एक स्टेप्स करके दिखा रही हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। जब आप स्पीड में करेंगे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, तो आप इस क्वेश्चन को 1 से 1.15 सेकेंड में, 1.5 मिनट में आप इसे आराम से कर लेंगे। अभी मैं आपको बेसिक स्टेप्स बता रही हूँ ताकि आपको कहीं भी डाउट ना हो। तो कंपोनेंट ऑफ एफ एंड एफ इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो 2f cos 90/2 क्या होगा, 45। 2f cos 45 का वैल्यू 1/√2f। अब देखिए f और f का कंपोनेंट क्या आया, √2f, और डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में f डैश है। ठीक है, f और f का कंपोनेंट क्या आया, √2f, और डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा। तो अब हमारे पास क्या बचा, एक √2f है और एक f डैश है। तो नेट हमारे पास फोर्स क्या आया, f डैश प्लस √2f। f डैश का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये लिख लीजिए, के क्यू स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स f का वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। आप इसे चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस √2। ये आंसर है, ये आपको एक ऑप्शन में दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है जैसा अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया था, जैसे अभी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, इसी पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन भी। आप चाहें तो इसे थोड़ा पॉज करके खुद से ट्राई करने का कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड नेट फोर्स। सारा क्वेश्चन इसी पे आता है, नेट फोर्स। वो कोई भी शेप का कोई भी स्ट्रक्चर बना देगा, ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, पॉलीगन, और कोई भी शेप हो सकता है। आपको बोलेगा किसी एक पॉइंट पे नेट फोर्स फाइंड करना है, इसी पे घूम फिर के ये क्वेश्चन आता है। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सारा बात क्लियर है, ये एक स्क्वायर है, इसके सेंटर पे एक चार्ज Q0 रखा हुआ है और इस पे हमें नेट फोर्स फाइंड करना है। तो पहले हमें F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में, हमें Q1 Q2 तो पता ही है, दिख रहा है सारा चार्ज दिया हुआ है, पर हमें यहाँ पे R नहीं पता है। तो हमें जिस चार्ज पे भी नेट फोर्स निकालना है, उस चार्ज से बाकी सारे अदर चार्जेस का डिस्टेंस R हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें Q0 पे नेट फोर्स निकालना है। तो Q0 से बाकी, क्योंकि ये सेंटर पे है, तो बाकी सारे चार्जेस से इसका डिस्टेंस सेम होगा, तो वो हम निकाल लेते हैं। अब ये एक स्क्वायर है, ये L है, ये L है, तो इसका ये डायगोनल √2l होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए R है, तो
तो r का वैल्यू क्या होगा, हाफ टाइम्स √2l। ये डायगोनल √2l होगा, आप याद कर लीजिए। अगर कोई स्क्वायर है और उसका साइड l और l है तो उसका डायगोनल √2l होता है। अब ये डिस्टेंस डायगोनल का हाफ है तो हम डायगोनल का आधा कर दिए, तो ये आ गया l/√2। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सा तरीका है, पर अभी मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रही हूँ जो आपको किसी भी बुक में, कहीं भी, किसी भी कोचिंग में कहीं नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ, मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि मैंने इसमें एक शॉर्टकट डेराइव कर लिया है। अगर आप उसे सीख गए तो आप भी ऐसे क्वेश्चन, ऐसे और इससे भी टफ क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन को कुछ ही मिनट्स में, 1 मिनट के अंदर आप कर लेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्क्वायर है, यहाँ पे Q0 रखा हुआ है। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, ये सारा चार्जेस पॉजिटिव है, मतलब सबके बीच में रिपल्शन होगा। साइन पे आप बेसिक स्पेसिफिकली ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, सॉरी साइन सेम है, तो वो सब कुछ रिपेल करेगा। ये 2Q इस Q0 को रिपेल करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, और ये Q4Q इस Q0 को रिपेल करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में, इस वाला डायगोनल के डायरेक्शन में, इस Q0 पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कहीं ना कहीं इस लाइन के अलॉन्ग लगेगा। तो क्यों ना मैं इस 2Q और इस 4Q का नेट निकाल लूँ। ये इसे इधर घसकाना चाह रहा है और ये इसे इधर घसकाना चाह रहा है। अब बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो इससे आप नेट निकाल लीजिए, ये 2Q और ये 4Q, तो नेट यहाँ पे 2Q ही लगेगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप कुछ सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर करते रहिए लंबा चौड़ा 5 मिनट में। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। देखिए, इस पॉइंट पे अभी ये दोनों को भूल जाइए। अभी इस डायगोनल के अलॉन्ग हम बात कर रहे हैं। इस डायगोनल के अलॉन्ग यहाँ पे सेंटर पे Q0 रखा हुआ है और ये 2Q इसे इधर धक्का देना चाह रहा है, ये 4Q इसे इधर धक्का देना चाह रहा है। अब ये दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा तो ये है, तो जीतेगा कौन, जीतेगा ये 4Q। तो 4Q से नेट कुछ इधर, इसे इधर धक्का मिलेगा। अब नेट कैसे निकालें, तो ये दोनों में से काट दीजिए, यहाँ 2 से 2 कटा, बचा कितना, यहाँ एक एक्स्ट्रा 2 बचा, बस मैंने लिख दिया। अब यहाँ आप इस डायगोनल के अलॉन्ग आइए। अब यहाँ आप बताइए क्या होगा। इस डायगोनल के अलॉन्ग अगर हम देखें तो कुछ फोर्सेस इस लाइन के अलॉन्ग लगेंगे, इस लाइन के अलॉन्ग। अब ये Q जो है ये इससे इस Q0 को इधर धक्का देना चाह रहा है विथ सम अमाउंट ऑफ फोर्स, और ये जो 3Q है ये इस Q0 को इधर धक्का देना चाह रहा है विथ सम अमाउंट ऑफ फोर्स। तो नेट क्या होगा, नेट तो धक्का इधर ही होगा ना, क्योंकि ये 3Q बड़ा है, ये Q छोटा है, तो ये जीत जाएगा। तो ये दोनों का नेट क्या होगा, ये एक Q से यहाँ पे, ये यहाँ एक बार Q है, यहाँ 3 बार Q है, तो एक Q से एक Q कटा, नेट यहाँ पे क्या बचा, 2Q। अगर इतना आप समझ गए तो बस, अब ये कुछ भी नहीं है, बस ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप लगा लीजिए, 4 चार्जेस को सिंप्लीफाई करके हमने 2 चार्जेस पे ले आया। अब देखिए, अब ये 2Q इससे इधर रिपेल करेगा, मान लीजिए कुछ फोर्स F है। अब यहाँ भी तो ये 2Q है, तो ये भी इससे इधर रिपेल करेगा। अब यहाँ अगर फोर्स F है तो यहाँ भी तो फोर्स F होगा, और ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि किसी भी स्क्वायर को अगर हम इक्वल 4 भाग में बांटें तो वो 90 90 90 90 90 4 जा 360, समझ गए। तो यहाँ पे एंगल है ये। अगर हम f का वैल्यू लिखें, f का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो f होगा k Q1 यहाँ पे क्या है 2Q, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 यहाँ पे 2Q है, Q2 यहाँ पे Q0 है बाई आर स्क्वायर, और r हमने इसलिए यहाँ पे निकाला है आर स्क्वायर, मतलब L/√2 का होल स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4KQ Q0 बाई L स्क्वायर। अब देखिए, अब ये एक F इधर है, ये एक F इधर है। अब बस वही बात आ गया अभी जो मैंने आपको सिखाया था, एक F इधर है, एक F इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो F नेट क्या हो जाएगा, F नेट हो जाएगा 2F cos
थीटा बाई 2 टू एफ का वैल्यू क्या है 4 k q नॉट बाई एल स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 थीटा यहाँ पे क्या है 90 कॉस 90 बाई 2 45 कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 तो ये आ जाएगा 4√2 k q नॉट बाई एल स्क्वायर आंसर। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बेसिकली हमें करना कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको इसमें बोला जाएगा आपको नेट फोर्स निकालना है, आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सारा चार्ज प्लस हो, यहाँ पे कुछ माइनस भी हो सकता है। अगर माइनस होगा तो उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली वही रहेगा। तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। आप चार्जेस को पहले सिंप्लीफाई करके 2 पे लाइएगा डायगोनल वाले डायरेक्शन में, फिर आप आर का वैल्यू फाइंड करिएगा, फिर एफ़ का मैग्नीट्यूड निकालिएगा और लास्ट में आपके पास एक ऐसा ये बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसमें आप ये वाला फार्मूला एफ नेट इज़ इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2 लगा के आप रिजल्ट तक ईज़िली, अगर प्रैक्टिस ढंग से करें ऐसे 2-4 क्वेश्चन का, तो आप ईज़िली इसे 1 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, जेई में, नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है, यहाँ तक कि बोर्ड्स में भी। तो आप ये 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, इन दोनों क्वेश्चन को करिए। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके बुक्स, मॉड्यूल, यहाँ तक कि पीवाईक्यू में भी मिल जाएंगे। अब आपको पीवाईक्यू करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम का बेसिक्स उसके पीवाईक्यू में रहता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के पीवाईक्यू 10 ईयर्स की कर लें तो आप गारंटेड उस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करके आएंगे। ये मैंने खुद किया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ कि नेक्स्ट वीडियोज़ किन टॉपिक पे आएंगे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 चार्जेस। ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत ही कॉमन है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये आपको ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ही आते रहते हैं। ये टॉपिक ज़्यादा जेई में आता है, पर नीट में भी सेफर साइड रहते हुए आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, मैं आपको करवा दूँगी। नेक्स्ट है थ्रेड चार्ज कंसेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे वैरायटी के क्वेश्चन आपको 2013, 15, री15 एंड सो ऑन बहुत ही सारे पेपर में लगातार रिपीट होते हुए दिख जाएंगे। देन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, इसके सब टॉपिक्स अभी तो मैंने नहीं लिखे हैं, पर जब भी इस पे वीडियो आएगा तो आपको पूरी डिटेल फॉर्म में मिलेगा। इतना डिटेल कि आप नीट क्या जेई मेंस के प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे, और मैं आपको खुद करवाऊँगी वो। नेक्स्ट न्यूट्रल पॉइंट, और फिर प्रोजेक्शन ऑफ चार्जेस इन अ फील्ड, जैसे कि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसमें हम चार्जेस को पैरेलली प्रोजेक्ट करें या फिर परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करें, तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ये भी मैं आपको करवा दूँगी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आई एम नॉट न्यू टू द यूट्यूब, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।